साल था 1991। भारत अपने बुरे दौर से गुजर रहा था। देश में गहरा आर्थिक संकट आन पड़ा था। अमीर गरीब हर तबका इसका खामियाजा भुगतने वाला था। दरअसल उस वक्त विदेशी मुद्रा का जो भंडार देश में मौजूद था बस कुछ ही दिनों में ख़त्म होने वाला था। आने वाले कुछ ही दिनों में भारत को दूसरे देशों से आर्थिक मदद की सख्त ज़रूरत पड़ने वाली थी। संकट की इस घड़ी में भारत के पास मात्र 1.2 अरब डॉलर बचे थे, जिसे मुश्किल से हम 2 हफ्ते की आयात कर सकते थे। कुल मिलाकर उस वक्त भारत की आर्थिक स्थिति पूरी तरह डगमगा गई थी, और केवल आर्थिक ही नहीं बल्कि राजनीतिक भी। राजनीतिक इस लिहाज से कि आर्थिक स्थिति बिगड़ने से कुछ ही वक्त पहले राजीव गांधी की हत्या हुई थी और उस वक्त प्रधानमंत्री की कुर्सी पर चंद्रशेखर विराजमान थे। मगर अल्पमत में होने के कारण उनकी सरकार गिर गई और कांग्रेस के पीवी नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री बनाया गया। नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री की कुर्सी पर एक ऐसे व्यक्ति को बिठाया गया जो खुद एक इकोनॉमिस्ट रह चुके थे। जी हाँ, वो और कोई नहीं, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। लेकिन इस आपातकाल परिस्थिति में कोई और भी था जिसने सबसे अहम योगदान दिया। तमाम आलोचनाओं के बावजूद एक महत्वपूर्ण कदम उठाया और भारत की डूबती कश्ती को किनारे लगाने का काम किया। वो कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक संस्थान है जिसे हम आरबीआई के नाम से जानते हैं। इस मुश्किल परिस्थिति से कैसे बचा जाए किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसे में आरबीआई को एक रास्ता नजर आया। रास्ता जोखिम भरा तो था, मगर उस वक्त की परिस्थिति से उबरने के लिए और कोई चारा भी नहीं था। आरबीआई ने रिस्क लिया और एक कदम उठाया। भारत का लगभग 47 टन सोना स्विट्जरलैंड और लंदन के बैंकों में गिरवी रखा गया ताकि विदेशी डॉलर हासिल किया जा सके और देश की इकोनॉमी को डूबने से बचाया जा सके। यही वो मोड़ था जब आरबीआई सिर्फ एक ब्यूरोक्रेटिक बैंक नहीं बल्कि देश के अर्थव्यवस्था का संकट मोचक बनकर उभरा। तो आज की इस वीडियो में हम आरबीआई की स्थापना से लेकर अब तक के सफर को बारीकी से देखेंगे। मेरा नाम है कमर इकबाल और आप देख रहे हैं खबर गाँव। आज आरबीआई आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है इसका अंदाजा आप बस इन बातों से लगा लीजिए कि जो रुपया आपकी जेब में है या जो सेविंग आपके बैंक में है या इसके अलावा आप जो हर जगह यूपीआई से पेमेंट करते फिरते हैं, इन तमाम चीज़ों के पीछे कहीं ना कहीं आरबीआई की सोच और नीति काम कर रही है और इसी सोच और नीति का फ़ायदा आप उठा पा रहे हैं। आरबीआई का गठन 1 अप्रैल 1935 में हुआ था, मगर इसकी कहानी यहीं से शुरू नहीं होती। दरअसल इसकी शुरुआत कुछ यूँ हुई। 1926 में अंग्रेजी हुकूमत ने एक कदम उठाया। भारत की मुद्रा और वित्तीय व्यवस्था की जांच करने और उनमें सुधार के सुझाव देने के लिए एक समिति बनाई। इसे हिल्टन यंग कमीशन का नाम दिया गया। इस समिति को बनाने का मुख्य उद्देश्य था कि भारत में एक केंद्रीय बैंक बनाया जाए जो देश की मुद्रा और बैंकिंग व्यवस्था को नियंत्रित कर सके। यही सुझाव आगे चलकर 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का कारण बना। डॉक्टर अंबेडकर अपनी किताब द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन में लिखते हैं कि उन्होंने ही सबसे पहले केंद्रीय बैंक की ज़रूरत को सामने रखा था। वो लिखते हैं, मुद्रा और कर्ज की नीति को राजनीतिक से अलग रखना चाहिए ताकि फैसले देश की आर्थिक भले के लिए लिया जा सके। अंबेडकर साफ कहते हैं कि मुद्रा नीति सिर्फ तकनीकी या अकादमिक विषय नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर आम लोगों, खासकर गरीबों, मजदूरों और किसानों की ज़िंदगी पर पड़ता है। अगर रुपया अस्थिर होगा तो महंगाई बढ़ेगी, गरीबी गहराएगी और समाज में असमानता और ज़्यादा हो जाएगी। खैर, आरबीआई की स्थापना हुई। स्थापना के बाद इसे भारत में नोट छापने का अधिकार भी दिया गया। उस वक्त आरबीआई ब्रिटिश सरकार के लिए बैंकर की भूमिका निभाता था, जैसे सरकार का खाता संभालना, कर्ज देना आदि। उस वक्त सर ऑसबोर्न स्मिथ आरबीआई के पहले गवर्नर बने थे। साल 1943 में उनके जाने के बाद आरबीआई को पहला भारतीय गवर्नर मिला, चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख उर्फ सीडी देशमुख। शुरुआत में आरबीआई का मुख्यालय कोलकाता में था, जिसे 1937 में मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी स्थापना के 3 साल बाद पहली बार 1938 में 5 रुपए का नोट जारी किया, जिस पर यूनाइटेड किंगडम के राजा किंग जॉर्ज 6 की तस्वीर छपी थी। उसी साल आरबीआई ने एक साथ 10 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये और 10,000 रुपये तक के नोट भी धड़ाधड़ छाप दिए। इन नोटों पर जेम्स टेलर के हस्ताक्षर होते थे। बाकी महात्मा गांधी की फोटो नोटों पर कब और कैसे आई, ये हम आपको आगे बताएंगे। ब्रिटिश काल में आरबीआई पूरी तरह अंग्रेजी शासन के नियंत्रण में था, इसलिए आज़ादी की लड़ाई में इसका सीधा संबंध नहीं माना जाता है, बल्कि भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त इस पर अंग्रेजी शासन के हित में काम करने का आरोप भी लगता रहा था। साल 1947 में जब भारत अंग्रेजी चंगुल से आज़ाद हुआ, तब आरबीआई की भूमिका पूरी तरह बदल गई और 1 जनवरी 1949 को इसे भारत सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिया। इससे पहले एक समय तक आरबीआई ने बर्मा और पाकिस्तान में भी बैंकिंग सेवाएं दी हैं, बल्कि जून 1948 तक आरबीआई पाकिस्तान का भी सेंट्रल बैंक हुआ करता था, क्योंकि पार्टीशन के 1 साल बाद तक पाकिस्तान के पास अपना कोई केंद्रीय बैंक बना ही नहीं था।
पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति का ख्याल रखते हुए आरबीआई पाकिस्तान के लिए भी नोट छापा करता था। इन नोटों के ऊपर अंग्रेजी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा होता था और नीचे उर्दू में हुकूमत पाकिस्तान। आरबीआई यह सुविधा तब तक देता रहा जब तक पाकिस्तान ने अपना खुद का सेंट्रल बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान नहीं बना लिया। आज़ादी के बाद पहली बार 1949 में आरबीआई ने नोटों पर अशोक स्तंभ का चित्र छापना शुरू किया। बाद में चर्चित स्थलों और देश में हो रहे विकास को चित्रों के माध्यम से दर्शाया जाना शुरू किया गया। इनमें आर्यभट्ट सैटेलाइट का भी नाम शामिल रहा है। साल 1950 से 60 के बीच आरबीआई ने ध्यान रखा कि बैंकिंग सेवाएं सिर्फ शहरों तक सीमित ना रहें बल्कि गाँवों तक भी पहुँचे। ऐसा करने के पीछे ये कारण था कि किसानों, छोटे कारोबारियों और कारीगरों को भी आसानी से लोन मिल सके ताकि वे अपने काम को आगे बढ़ा सकें। उस समय बैंक को सिर्फ मुनाफा कमाने वाला नहीं बल्कि देश के विकास में मदद करने वाला एक साधन माना गया। साल 1966 में जब भारत को विदेशी मुद्रा की भारी कमी का सामना करना पड़ा, तब आरबीआई ने एक बड़ा और ज़रूरी कदम उठाया। रुपए का अवमूल्यन किया गया। इसका मतलब था कि डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत लगभग 36% तक घटा दी गई ताकि विदेशी कंपनियां भारत से ज़्यादा मात्रा में चीज़ें खरीदें और देश में ज़्यादा विदेशी मुद्रा आ सके। उस वक्त रुपया अवमूल्यन भारत की आर्थिक नीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यह फैसला ज़रूरी तो था, लेकिन इससे यह भी साफ हुआ कि भारत को अपनी आर्थिक आत्मनिर्भरता और एक्सपोर्ट कैपेसिटी को बढ़ाने की ज़रूरत है। आज भारत में नए नोटों का डिज़ाइन चुनने, नए नोट प्रिंट करने और उसे जारी करने का हक सिर्फ और सिर्फ आरबीआई के पास है। इसके अलावा अगर कोई भी नोट प्रिंट करता है तो वो क्राइम की श्रेणी में आता है। आरबीआई के अलावा कहीं और के छपे नोटों को ही फर्जी, जाली, नकली नोट की संज्ञा दी जाती है। गांधी की फोटो भी आरबीआई के ही एक डिसीजन का नतीजा है। साल 1959 में यह महसूस किया गया कि यदि भारतीय नोटों पर किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की तस्वीर हो तो उन्हें पहचानना आसान होगा और लोग नकली व असली में फ़र्क भी कर पाएंगे। इसके बाद यह तय होना था कि किस महान आत्मा की तस्वीर नोटों पर छापी जाए। इस पर रविंद्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा, अबुल कलाम आज़ाद समेत कई प्रसिद्ध व्यक्तियों के नामों पर विचार किया गया, लेकिन इन सब में से किसी का नाम नहीं चुना गया। सवाल उठा कि लोग देश के किस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा जानते हैं। नाम आया एक ऐसे व्यक्तित्व का जिनका नाम भारत का बच्चा बच्चा जानता था। नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। सबकी सहमति गांधी के नाम पर बन गई। गांधी जी के 100वें जन्मदिन के अवसर पर आरबीआई ने 100 रुपए का नोट जारी किया, जिसमें उनकी तस्वीर को सेवाग्राम आश्रम के साथ दर्शाया गया। जहां अमेरिका और यूके जैसे डेवलप्ड देशों के नोटों पर समय के साथ साथ तस्वीरें बदलती रही हैं, वहीं भारत में 56 सालों से सिर्फ और सिर्फ गांधी जी की तस्वीर ही छपती आ रही है। हालांकि वक्त वक्त पर अलग अलग चेहरों की डिमांड उठती रही है। उसी साल प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश की अर्थव्यवस्था को समाजवादी दिशा में ले जाते हुए एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया और 14 बड़े निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। और इस नीतिगत बदलाव को लागू करने की जिम्मेदारी आरबीआई ने बखूबी निभाई। असल मायने में यही वो दौर था जब बैंकिंग गांवों तक पहुंची और भारत में लाखों लोग पहली बार बैंक सुविधाओं से जुड़े। इसके बाद 80 और 90 के दशक में आरबीआई ने नई तकनीकों और बाजार आधारित नीतियों को अपनाना शुरू किया। फिर आया वो दौर जब आरबीआई एक संरक्षक से आगे बढ़कर एक रणनीतिक खिलाड़ी बन गया। 1991 में भारत एक गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा था, जिसे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के नाम से भी जाना जाता है। भारत के पास विदेशी मुद्रा भंडार बहुत कम बची थी, इतनी कम कि उससे बमुश्किल 13 दिनों की आयात करी जा सकती थी। यानी कि देश के पास विदेशों से तेल, दवाइयाँ, ज़रूरी सामान खरीदने तक के लिए डॉलर नहीं बचे थे। नवंबर 1990 से जून 1991 तक भारत के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर थे। बाद में जब 21 जून 1991 को उनकी सरकार गिर गई तो कांग्रेस के पीवी नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री बनाया गया। संकट की इस घड़ी में जब भारत की अर्थव्यवस्था डगमगा रही थी, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह को देश का वित्त मंत्री नियुक्त किया गया। उन्होंने न केवल साहसिक फैसले लिए बल्कि भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मिलकर देश को आर्थिक दिवालियेपन से भी उबारने में मदद की। उस समय आरबीआई और वित्त मंत्रालय के बीच तालमेल बहुत अहम हो गया था और मनमोहन सिंह ने उस संतुलन को अच्छे से निभाया। इसी समय भारतीय रिजर्व बैंक ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया और देश का लगभग 47 टन सोना लंदन और स्विट्जरलैंड के बैंकों में गिरवी रख दिया गया, जिसके बाद भारत को आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से इमरजेंसी लोन मिल सका। सी रंगराजन, जो उस समय आरबीआई के उप गवर्नर थे और आगे जाकर गवर्नर भी बने, अपनी किताब फोक्स इन द रोड, माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड में बताते हैं, यह फैसला बहुत सोच विचार और आंतरिक चर्चाओं के बाद लिया गया था। आरबीआई और वित्त मंत्रालय के बीच निरंतर समन्वय बना रहा और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह इस पूरे फैसले में गहराई से शामिल थे। यह फैसला कड़ा मगर ज़रूरी था।
हालांकि उस वक्त इसे लेकर सरकार की खूब आलोचना हुई, लेकिन यही फैसला उस वक्त भारत को डूबने से बचा गया। साल 2008-9 में पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी आर्थिक मंदी आई। ये अमेरिका से शुरू हुआ था और धीरे धीरे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर डाल रहा था। यह संकट इसलिए आया क्योंकि बैंकों ने लापरवाही से ऐसे लोगों को कर्ज दिए जो उन्हें वापस नहीं चुका सकते थे। साथ ही रियल एस्टेट के दामों में बहुत उतार चढ़ाव हुआ। इसका असर भारत पर भी पड़ा। देश में क्रेडिट की भारी कमी हो गई। कहने का मतलब कि विदेशी निवेश घटने लगे, एक्सपोर्ट में भी भारी गिरावट आई और लोगों की नौकरियां तक जाने लगीं। इस कठिन समय में भारत की अर्थव्यवस्था को संभालने में भारत सरकार के साथ साथ दो और बड़े संस्थानों की अहम भूमिका रही, एक आरबीआई और दूसरी सेबी। आरबीआई ने इस संकट से निपटने के लिए कई बड़े फैसले लिए ताकि बाजार में रुपयों की कमी ना हो और अर्थव्यवस्था में फिर से गति आ सके। इसके लिए आरबीआई ने रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो और एसएलआर को घटाया। अब यहाँ समझना जरूरी है कि रेपो रेट होता क्या है। दरअसल किसी भी कॉमर्शियल बैंक को रन करने के लिए पैसे की जरूरत होती है और वो आरबीआई से एक खास इंटरेस्ट रेट पर पैसे लेती है। ब्याज के इसी दर को बैंकिंग की भाषा में रेपो रेट कहते हैं। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि अगर आरबीआई इस दर को घटा देता है तो बैंकों को कम ब्याज पर पैसे मिलेंगे और वो आम लोगों और व्यापारियों को भी सस्ते लोन दे सकेंगे। इससे मार्केट में पैसा घूमने लगता है, यानी मांग बढ़ती है, कारोबार भी चलता है और मंदी कम होने लगती है। अब बात करते हैं कैश रिजर्व रेशियो की। भारत में जितने भी बैंक हैं सबको एक फिक्स्ड अमाउंट रेट पर कुछ पैसा आरबीआई में जमा रखना पड़ता है, लेकिन इस मंदी के दौरान आरबीआई ने उस फिक्स रेट को भी घटा दिया। इसी रेट को कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जब आरबीआई सीआरआर कम करता है तो बैंकों के पास ज़्यादा पैसा बचता है जिसे वो लोन के रूप में लोगों को दे सकती है। सीआरआर में बदलाव से तुरंत असर होता है, इसलिए इसे बार बार घटाया गया ताकि बाजार में तरलता बनी रहे और रुपया आसानी से लोगों तक पहुंचे। इस तरह आरबीआई ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए 2008-9 की आर्थिक मंदी का डटकर सामना किया और भारत की अर्थव्यवस्था को संभालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्राइसिस का दौर यहीं नहीं थमता। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के 4 साल बाद साल 2013 में आरबीआई पर एक बार फिर से संकट मंडराने लगता है। इस बार ये संकट कुछ ज़्यादा ही चिंताजनक था। इस संकट को करेंसी क्राइसिस के नाम से जाना जाता है। दरअसल इस संकट के दौरान भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले काफ़ी तेज़ी से नीचे गिरने लगा। यह गिरावट इतनी तेज़ थी कि उस समय रुपया पहली बार 68 रुपये प्रति डॉलर के करीब पहुंच गया, जो तब तक का सबसे कमज़ोर स्तर था। आरबीआई इन तमाम संकटों से उबरा ही था कि साल 2020 में जब कोरोना वायरस की महामारी फैली तो भारत समेत पूरी दुनिया को लॉकडाउन का सामना करना पड़ा। इसका सबसे बड़ा असर बाजारों, कारोबार, बैंकिंग सेवाओं और आम लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर पड़ा। साल 2016 में आरबीआई ने एक ऐसा कदम उठाया जिससे बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में क्रांति ला दी। दरअसल 11 अप्रैल 2016 को आरबीआई ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई लॉन्च किया। इसकी मदद से आज देश के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति को हम डिजिटली पैसा भेज सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। आज भारत में हर महीने 15 बिलियन से ज़्यादा यूपीआई लेन देन होते हैं। बैंकिंग के क्षेत्र में यूपीआई को डिजिटल क्रांति का नाम भी दिया गया है। साल 2022 में आरबीआई ने अपनी डिजिटल करेंसी भी जारी कर दी। दरअसल डिजिटल रुपया एक डिजिटल फॉर्म में भारतीय मुद्रा है। यह कैश जैसा ही है लेकिन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, यानी इसे फ़ोन या डिजिटल वॉलेट से इस्तेमाल किया जा सकता है। इन तमाम अच्छे बुरे दौर के बीच कई बार आरबीआई की आलोचना भी होती रही है। आज़ादी से पहले अंग्रेज़ी शासन का गुलाम कहा गया। कई बार इस पर आरोप लगे कि सरकार इसकी नीतियों में कुछ ज़्यादा ही हस्तक्षेप करती है। इसके अलावा साल 2016 में जब नोटबंदी का दौर आया, 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट बंद हुए, उस वक्त भी क्रिटिक्स ने कहा कि इस पूरे मामले में आरबीआई की भूमिका बेहद कमज़ोर रही। हालांकि नोट बंद करने का फैसला सरकार का था, मगर इसे लागू करने की जिम्मेदारी आरबीआई की ही थी। खैर, इन तमाम कमी बेसी को फेस करते हुए आरबीआई ने इस साल 90 साल पूरे कर लिए हैं। 90 सालों के सफ़र में आरबीआई ने न सिर्फ नीतियां बनाई बल्कि भारत के करोड़ों लोगों की ज़िंदगी को भी आसान बनाया। आरबीआई की स्थापना केवल एक तकनीकी निर्णय नहीं था, बल्कि यह भारत की आर्थिक आत्मनिर्भरता और स्थिरता की ओर पहला कदम था। इसमें अम्बेडकर जैसे नेताओं की सोच, ब्रिटिश काल की ज़रूरतें और भविष्य की योजना आधारित नीति की नींव सभी का भरपूर योगदान रहा। 1935 में जब पहला नोट छपा था तब आरबीआई ब्रिटिश भारत का एक सेंट्रल बैंक था, मगर आज 2025 में आरबीआई सिर्फ नोट छापने वाला बैंक नहीं रह गया है, बल्कि डिजिटल करेंसी, यूपीआई और एआई जैसी आधुनिक तकनीकों से जुड़कर यह डिजिटल इंडिया की अर्थव्यवस्था का मजबूत साथी बन चुका है। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते रहिए खबर गाँव। शुक्रिया।